मनोज सैनी हूँ। धरोहर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं उस धरोहर को दिखाने वाला हूँ जिसका आपने पढ़ा तो होगा लेकिन देखा नहीं होगा। पर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश में कैसी कैसी धरोहर है, कितनी विरासत है जो आज भी दिखाई देती है। तो विरासत है शिवपुरी की। और शिवपुरी से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आता है नरवर। और नरवर का वो किला जो इतिहास के पन्नों में कई राजाओं का जिसका जिक्र है। कहा यह जाता है कि कछवाहा राजा ने इसको बनाया, लेकिन इसके बीच में और भी अन्य राजाओं का नाम है। लेकिन महाभारत में भी इसका उल्लेख है। राजा नल ने इस किले को बनाया और दमयंती अपनी जो रानी थी उनके लिए किला बनाया गया। तो क्या है यहाँ का इतिहास और क्या कहते हैं किले के द्वार और क्या क्या किले के भीतर मिलने वाला है, तो आज यात्रा कीजिए मेरे साथ धरोहर में नरवर की किले। शिवपुरी से 45 किलोमीटर दूर नरवर का किला, जहां पहुंचने से पहले विंध्याचल की सुरम्य वादियों से गुजरना होता है। धीरे धीरे हरियाली कम हुई है, लेकिन काली सिंध नदी के तट पर पहुंचते ही हम ठहर जाते हैं। निकल पड़ा हूं मैं नरवर की तरफ। नरवर का वो किला जो 10वीं शताब्दी में बनाया गया। लेकिन नरवर पहुंचने से पहले जो रास्ते पड़ते हैं उन रास्तों को देखकर यह लगता है कि कितना सुहाना सफर इसका रहा होगा एक दौर में। आज भी अच्छा लगता है, लेकिन 10वीं शताब्दी की तरफ जाते हैं तो कितने नदी नाले पार कर कर इस किले की तरफ पहुंचना पड़ता होगा। मैं जहां खड़ा हूं ये काली सिंध का तट है। काली सिंध नदी का वो विहंगम दृश्य आप देखिए कितना सुहाना है। जहां तक आप नजरें दौड़ाएंगे किसी समुद्र से कम दिखाई नहीं पड़ेगी, बल्कि ऐसा लगता है किसी समुद्र के तट पर हम खड़े हैं। लेकिन दरअसल ये काली सिंध का पूरा तट है और ये काली सिंध का पानी के तट पर ही बसा हुआ है नरवर का किला। दूर तक आप देखेंगे चीजें बदली है, अब सड़कें दिखाई देती है। सड़क से आने जाने का रास्ता सुगम हुआ है। पर मैं ठहर जाता हूं इस बात को लेकर कि आखिर जिस दौर में नरवर का किला बना होगा तो बनाने वाले जब यहाँ पहुंचे होंगे तो आखिर कैसा रहा होगा। उस दौर में किला बनाना कितना कठिन होगा। मेरा मन तो ये कहता है कि शायद एक अलग तरह की विधा का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। तो चलिए चलते हैं नरवर के उस किले की तरफ जिसका मुझे भी इंतजार है और आपको भी इंतजार। तो चलते हैं। तो मैं निकल पड़ा हूं नरवर किले की तरफ, चलते रहिएगा मेरे साथ। काली सिंध नदी और विंध्याचल की पहाड़ियों में बसा ये किला अपने वैभवशाली इतिहास को खुद बयान करता है। और किले तक पहुंचने के लिए 260 सीढ़ियां चढ़ना होता है। नरवर के किले तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है, बल्कि 260 सीढ़ियां आपको चढ़ना पड़ता है। कुछ जगह सीढ़ियां हैं तो कुछ जगह पैदल जैसा मार्ग है। लेकिन जैसे जैसे आप चढ़ेंगे आपकी सांसें भरने लगती है। तो जब आप नरवर आए तो इस तैयारी के साथ आए कि आपका शरीर साथ दे पाए ऊपर जाने का, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब मेरा यह है कि किले के नजदीक तो मैं भी चल रहा हूँ। कुछ जगह रुकता हूँ तो कुछ जगह चल पड़ता हूँ। किले की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं ये धरोहर खुद हमें अपनी तरफ खींचती है। लेकिन उसके पहले 3 द्वार हमें पार करना होता है। सबसे पहला द्वार पड़ता है पिसनहारी, जहां बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा आज भी लगा है। कहते हैं किले में चक्की से पीसने की आवाज आने के बाद ही ये खुला करता था। नरवर के किले में कई दरवाजे हैं, कई द्वार है, लेकिन जिस द्वार पर मैं खड़ा हूं इसे पिसनहारी द्वार कहते हैं। कहा यह जाता है कि जब चक्कियों में पिसना शुरू होता था उस समय ये दरवाजा खुलता था सुबह के वक्त। और जैसे ही चक्कियों की आवाज आती थी तो फिर ये दरवाजा खुल जाता था, इसीलिए इसका नाम पिसनहारी रखा गया। लेकिन इसके पीछे और भी है। आखिर किसने इसको बनाया और फिर क्यों इसके नाम बदलते रहे वो भी मैं आपको बता दूं। दूसरे द्वार का नाम अब सैयदाना द्वार के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके ठीक सामने कोतवाल भवन है, जहां किले में घुसने से पूर्व कड़ी सुरक्षा हुआ करती थी। और बनावट से लेकर वास्तुकला से ये एहसास होता है कि यहाँ हिंदू राजाओं का आधिपत्य सदियों तक रहा है। लेकिन बाद में मुस्लिम शासकों ने यहाँ मजार और मस्जिदें बनवा दी।
ये किला बहुत अलग तरह से बनाया गया है। कहा तो ये जाता है कि हिंदू शासक जो रहे उनके द्वारा ही इस किले को बना, लेकिन बाद में चीजें बदल गई और फिर नाम किसी और का होने लगा। पर यहाँ एक कोतवाल भवन भी बना और ये कोतवाल भवन मैं आपको लेके चलता हूँ भीतर की तरफ। कोतवाल भवन इसलिए कि कोतवाली यानी जो सुरक्षा के लोग थे उसकी बाकायदा कोतवाल यहाँ रहा करता था। इसको लेकर एक भवन बनाया गया है। यानी द्वार में जब आप प्रवेश करेंगे दूसरे द्वार में, तो फिर यहाँ कोतवाल हुआ करते थे जिनको लेकर ये भवन बनाया गया। लेकिन यहाँ भी नक्काशी या हम ये कहें कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल, बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, वो यहाँ नज़र आता। सिंगल पत्थर है और उनके चूरिए जिसे कहा जाता है वो बनाए गए। और एक तरह से आज के जो पिलर होते हैं वो पिलर पहले सिंगल पत्थर के हुआ करते थे। उन्हीं पिलर पर ये कोतवाल भवन बना है। यहाँ कोतवाल बैठा करते थे। कोतवाल यानी सुरक्षा करने वाले, जिसे आज के दौर में थानेदार कहते हैं। तो राजाओं के दौर में भी थानेदार हुए हैं, कोतवाल हुए हैं। उसकी एक कहानी ये कोतवाल भवन बयां करता है। तीसरे द्वार पर हम जैसे ही खड़े होते हैं, ठंडी हवाओं की झोंके हमें तरोताजा कर देते हैं। दरअसल इसकी वजह है हवा पोर, यानी हवा का द्वार, जिसे इस तरह बनाया गया है कि हर एक मौसम की हवा का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। अलग अलग महल का यहाँ जिक्र होता है, उसी में एक हवा पौर है। हवा पौर का मतलब ये है कि ऐसा द्वार जहाँ से हवाओं का झरोका आता रहे। और ये वही द्वार है, कहते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा ठंडक मिलती थी। आज भी मैं खड़ा हूँ तो इस ठंडक का एहसास होता है। दरवाजे अब खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं, दरवाजे टूट चुके हैं, और लेकिन कितनी भारी लकड़ी का यहाँ इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन यहाँ भी एक पत्थर भी लगा है जिस पर लिखा है श्री पंत प्रधान। अब क्या क्या लिखा है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन बहुत स्पष्ट है कि श्री संत के यहाँ लगे हैं सुबह खंडे, यानी सिंधिया का जिक्र होगा, लिखा हुआ है। सिंधिया घराने का जिक्र भी है, सिंधिया राजाओं का इसमें जिक्र भी है। और ये हवा महल यानी हवा द्वार कहलाता था, हवा पौर के नाम से इसको जाना जाता था। तो इसमें बहुत कुछ है हवा पौर में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इन द्वारों को पार करते करते आखिर हम इस किले के मुख्य द्वार तक आ जाते हैं, जहां से किला शुरू होता है। 36 किलोमीटर में फैले इस किले के बारे में कई किंवदंतियां हैं। नरवर का नाम पहले नलपुरा शहर के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में राजा नल की राजधानी के रूप में इसकी पहचान रही है। बल्कि राजा नल के कई किस्से आज भी यहाँ कहे सुने जाते हैं। समय के साथ सदियां बदली और कचवाहा, परिहार, तोमर राजपूत राजाओं के अलावा यहाँ मराठा और मुगलों का भी आधिपत्य रहा। यानी इस किले ने कई राजाओं की जय पराजय को देखा है। दरवाजा देखिए आप, कितना बड़ा ये दरवाजा है और कैसे इसको बनाया गया होगा। लेकिन आज भी इसका इस्तेमाल होता है। आप देखिए, जब मैं इसको खोलूँगा तो ये खुल भी जाएगा बाकायदा, और जैसे ये खुलेगा तो फिर पूरा किला आपको भीतर की तरफ नजर आएगा। तो चलते चलते मैं उस स्थान पर पहुंच जाता हूं जहां से किले का वैभव नजर आता है। और ऐसा लगता है कि जब किला बनाया गया होगा जिन राजाओं के द्वारा, क्योंकि कई राजाओं का जिक्र होता है। राजा नल और दमयंती के प्रेम की कहानी भी यहाँ कही जाती है। और प्रेम कैसे बरसता होगा ये भी आप देखिए कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ से आप पूरा नजर दौड़ाएंगे तो वैभव, विलासिता तो मैं नहीं कहूँगा, वैभव का एहसास होता है। कितना मनोरम दृश्य। और जो सामने छतरी बनी है, इन छतरियों में जब राजा रानी बैठा करते होंगे तो क्या सामने का दृश्य रहा होगा। आप देखिए कि कितना खूबसूरत है ये। अब धीरे धीरे कर नरवर नगर बस गया है ये, लेकिन उस समय इतना बसाहट यहाँ नहीं रही होंगी। स्वाभाविक है कि लोग यहाँ रहे होंगे। आप देखेंगे तो अब इमारतें खंडहर में तब्दील होती जा रही, जो मन को दुखी करती है। मन क्षुब्ध होता है इस बात को लेकर कि हम अपनी धरोहरों को क्यों नहीं संजो पा रहे हैं। ऊपर से जब हम किले को देखते हैं तो कुछ इस तरह की तस्वीर होती है। नीचे की तरफ आप देखिए तो किले से नीचे का भाव कुछ अलग नजर आएगा। कितने कमरे और किस तरह एक से एक इन किले को जोड़ा गया। आप देखिए, जिन कमरों का मैं जिक्र कर रहा था उसको किस तरह जोड़ा गया होगा। यानी आप ऊपर भी जा सकते हैं
और सीधा पूरा किले का आप एक राउंड भी लगा सकते हैं। हमारा अतीत, हमारी विरासत कितनी समृद्ध और सुंदर रही है, किले का वास्तु और नक्काशी ये दर्शाती है। इसी किले में कई महलों का जिक्र है और हमें पहला महल छिप महल मिलता है, जिसे चंदन के महल के रूप में भी पहचान मिली है, जहां चंदन घिसा जाता था। इसके सबूत वर्तमान में भी मौजूद हैं। यहाँ की दीवारों पर छिप महल का जिक्र भी है। छिप महल का मतलब क्या समझें? क्या यहाँ छिपा जाता था इसलिए इसका नाम छिप महल पड़ गया? हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा है, लेकिन जैसे ही छिप महल की तरफ पहुंचते हैं तो आप देखिए किस तरह इसको बनाया गया। ऊपर की तरफ देखें या भीतर की तरफ देखें, पूरा क्षेत्र ऊपर बड़े बड़े ये कहें कि जिसे हम पिलर कहते हैं, वो पिलर आप देखिएगा कितने खूबसूरत तरीके से इनकी नक्काशी की गई है। नक्काशी बड़ी खूबसूरत, मतलब बहुत ही अलग तरह से। और घंटियों का जिक्र है, आप देखेंगे तो घंटी बनी हुई है। यह एहसास कराती है हिंदू राजाओं के जिक्र होने का। और इनको आप जितने भी देखेंगे घंटी, और दूसरी तरफ कलश, वास्तु कला का अद्भुत नमूना यहाँ देखने को मिलता है। चाहे हम भीतर की तरफ देखें और फिर यहाँ छोटे छोटे ऐसे ढेर सारे महल अंदर मिल जाएंगे। जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो फिर यहाँ देखिए आप कि ये सब धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता जा रहा है। और ये देखिए आप किस तरह पूरे इनको बनाया गया है। जैसे ही आप इस तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। और ये देखिए छोटे छोटे झरोखे बनाए गए थे, यानी हवा का पूरा ख्याल रखा गया कि कैसे हवा यहाँ से प्रवेश करेगी। और ये इस तरह जब राजा रानी यहाँ रहते होंगे, उनके लोग रहते होंगे, तो उनका भी ख्याल रखा गया है। लेकिन ये जो पूरा छिप महल है, ये बड़ी एक पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, जो अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। तो छिप महल में जब हम ऊपर आते हैं तो ऊपर सिंगल पत्थरों का इस्तेमाल किया है, बल्कि अलग अलग पत्थरों के जरिए चूने से इसकी जुड़ाई की गई है, जैसा पूर्व में रहा करता था हर किलों में। और जुड़ाई के बाद ये सब बनाया गया। लेकिन आप देखेंगे तो पूरा आपको एक वास्तु का दर्शन हर जगह होता है, पिरामिड का दर्शन हर जगह होता है। और ये बताता है कि कितना अलग तरह से, और खिड़कियों का खूब इस्तेमाल हुआ। जो खिड़कियां आज बन रही है वो सब उसी दौर की खिड़कियां हैं, उसी की नकल एक तरह से कहा जाए वो दिखाई देती है। लेकिन बड़े बड़े सिंगल पत्थर जो जिन्हें आज हम कॉलम बनाते हैं, इस तरह खड़े हुआ करते थे। और उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग। कहते यह है कि शाम के वक्त छिप महल में जहाँ मैं खड़ा हूँ, यह राजा रानी कुर्सी उस समय लगती होंगी या जो भी रहा होगा, वो यहाँ बैठ जाया करते थे। और बैठने के बाद दूसरी तरफ दैलान में उनके लोग रहा करते थे और उनसे वो बात किया करते थे, जो ये बताता है कि व्यवस्था राजाओं की बड़ी अलग रही होंगी। किले में कई महल हैं, फुलवा महल, राजा परेवा महल, लेकिन दमयंती का महल सबसे अलग है। राजा नल की रानी दमयंती बेहद खूबसूरत थी और राजा नल भी उतने ही सुंदर। दोनों की प्रेम कहानी के अनंत किस्से हैं, जो दमयंती महल की दीवारों और महलों में आज भी महसूस किए जा सकते हैं। राजा नल की मुख्य रानी दमयंती थी, लेकिन इसके अलावा सुनहरी रानी जैसी कई रानियों का जिक्र इतिहास में मिलता है, बल्कि सुनहरी महल आज भी यहाँ मौजूद है। राजा नल की कई रानियां हुई है, जिसका जिक्र बार बार आता है। कहते हैं कि 101 के लगभग उनकी रानियां हुई है, और एक मुख्य महारानी जिन्हें दमयंती के नाम से जाने जाता है। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा ये पूरा महल था। अब आप देखिए, मैं इसको एक तरह से और दिखाता हूँ कि जैसे ही हम इस तरफ बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि रानी कहाँ बैठा करती थी। मैं आपको बताता हूँ, सुनहरी महल को जब आप देखेंगे तो यहाँ कला का बेजोड़ इस्तेमाल किया गया, बहुत अच्छी कला, बहुत खूबसूरत। और यहाँ से तो आप पूरा नज़ारा भी देख सकते हैं उस समय के नरवर का, जिसे राजा नल के नाम पर ही नरवर इसका स्थान पड़ा है। तो बाकायदा हर एक मेहराब, हर एक चूरिया जिसे कहा जाता था, जिसे हम अब पिलर कहते हैं, वो पिलर बिल्कुल नक्काशी के साथ लगे हुए, यहाँ नक्काशियाँ की गई, बहुत अलग तरह से नक्काशियाँ हैं पूरे उसकी। तो सुनहरी महल का नज़ारा भी किसी सुनहरे भविष्य की तरफ इशारा करता है कि वो दौर, सुनहरे भूत की तरफ इशारा करता है कि वो भूतकाल, यानी उस दौर का काल कैसा रहा होगा जिसमें इन सब का इस्तेमाल हुआ। किले में कचहरी महल भी है,
जहां राजा नल लोगों की फरियाद सुना करते थे। यहाँ आज भी 14 तोपें मौजूद हैं, जिनका उपयोग अलग अलग वक्त में हुआ है और शासन संभालने वाले लोगों के कमरे भी हैं। महाभारत काल में जिक्र होता है राजा नल का, जिनकी रानी दमयंती थी, जिनके प्रेम कहानी में ये महल बनवाने का जिक्र है। लेकिन इस बीच में करीब 450 ऐसे राजा महाराजा रहे जो यहाँ आए और चले गए। पर कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ से कचहरी महल इसको कहते हैं। कचहरी महल इसलिए कि यहाँ से कचहरी लगा करती थी, यानी फरियाद भी यहीं से सुनना है और सजा भी यहीं से देना है। किले को यदि कैमरे की नजर से देखें तो ये अपने आप में काफी समृद्धशाली नगर था, जिसमें चौड़ी चौड़ी दीवारें, 60 से ज्यादा बुर्ज, सैकड़ों कमरे, यानी पूरे किले के अंदरूनी हिस्से को 4 अहाता और ढोल अहाता में विभक्त किया गया है। पूरा किला अपने गौरवशाली इतिहास की गाथा खुद कहता है। किले को कुछ इस तरह बनाया गया कि बीच बीच में आपको कई ऐसे हॉल मिल जाएंगे। हॉल में कैसे इस्तेमाल होता, लेकिन आप यहाँ से जैसे ही आप बढ़ेंगे तो बाहर की तरफ ये भी खास ख्याल रखा गया कि शाम का जब वक्त होता होगा तो राजा महाराजा कुछ इस तरह बैठा करते होंगे, बैठकर जिक्र किया करते होंगे। और ये देखिए, अब ये पूरा किला यहाँ से दिखता है, खंडहर में तब्दील जरूर होता जा रहा है, लेकिन यहाँ की विरासत, यहाँ की धरोहर आज भी ये कहती है कि ये किला कैसा रहा होगा, जिसमें हर बात का ध्यान रखा गया, हवा का ख्याल रखा गया, खुशबू का ख्याल रखा गया, पानी का संग्रहण कैसे हो उसका ख्याल रखा गया। लेकिन किले की हर दीवार पर, हर भवन से कुछ ना कुछ ऐसा जिक्र होता है, कुछ ना कुछ ऐसा समझ आता है जो हमारी विरासत को बताता है कि हमारे भारत की, मध्य प्रदेश की धरोहर कितनी अमूल्य है। पूरे किले को घूमना थोड़ा जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि इमारतें अब जर्जर हो रही हैं, लेकिन अलग अलग पेड़ पौधे, फूल, बंदरों की हरकतें इसका एहसास नहीं होने देते। किसी विरासत या धरोहर की खबर जब हम आप तक पहुंचाते हैं तो किसी बड़ी रिस्क से कम नहीं होता है। अब आप देखिए, कई बार ऐसे स्थानों से गुजरना होता है जिसके बारे में ना मुझे बहुत पता है और ना किसी को पता है, लेकिन पहुंचना तो है उस स्थान पर, तो इस तरह गुजरना होता है। लेकिन आप चलते रहिए, जाते रहिए, जाते जाते आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। और ये देखिए, आप इस तरह हम उतरते हैं, डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि ऐसा ना हो कि हम यहीं रह जाएं और जिस काम के लिए आए वो काम भी छूट जाए और हम यहीं बच जाएं। बहुत टफ होता है, क्योंकि किले अब खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं और धीरे धीरे कर कर यही खंडहर हमें एहसास कराते हैं। पैर फिसलने का डर, जगह जगह कई चीज़ों का डर होता है। पर देखिए आप, हम दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा रिस्क जरूर है। कहते हैं मजा ही जब है जीवन का, जब आपके जीवन में कोई रिस्क हो। और हम रिस्क उठाते हैं। काम करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप किसी तरह काम कर लीजिए, और यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर इस तरह चलते रहिए। आनंद तो बहुत है और किले का आनंद भी बहुत आ रहा है। किले का भ्रमण करते करते ओल्ड चक्की के पास पहुंच जाते हैं, जहां आसपास अनाज के भंडार, बड़े बड़े कमरे होते थे और पीसने के लिए चक्की हुआ करती थी। ये चक्की महल है, जहाँ लिखा हुआ है, आज भी लिखा है, आप जिक्र है उसका, फ्लोर मिल, ओल्ड फ्लोर मिल, यानी पुरानी चक्की। लेकिन कैसी चक्की क्या रही होगी, तो भीतर की तरफ आइए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। पत्थरों का कैसा इस्तेमाल किया गया है, मेहराब की बतौर, ये देखिए मेहराब की तरह इसको काट दिया गया और पूरा इसको काटा गया है। और भीतर की तरफ भी जब आप देखेंगे तो द्वार पर सूर्य का जिक्र बना हुआ है। आप देखिए कि सूर्य का इसमें जिक्र है। इसका मतलब ये है कि हिंदू राजाओं के, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे कचवाहा हो, और ये पूरा ये रहा करता था। ये देखिए, जैसे ही आप अंदर आए तो फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन चक्की महल का जिक्र मैं जो कर रहा हूँ, तो ये वो चक्की महल है। यहाँ पर चक्की चला करती थी, यानी पूरे अनाज को इसमें डाल दिया करते थे और फिर यहाँ ये पिसा करते थे। और आज भी चक्की महल के भीतर जब आप झांकेंगे तो चक्की पीसने के अवशेष भी मिल जाएंगे। कहा तो ये भी जाता है कि इस किले में कई देव स्थान हैं, यानी कई देवों के स्थान होने के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। कहीं भगवान विष्णु तो कहीं गोवर्धन पर्वत लिए हुए कृतियाँ मिल जाएंगी।
राजा नल और दमयंती बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और पूजा के साथ गुप्त हवन भी किया करते थे। राजा नल के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जब हवन करना होता था तो गुप्त हवन होता था। यानी अभी जब मैं किले के ऊपर से आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये गुप्त हवन कुंड की तरफ पहुंच जाएंगे। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ हवन होता था और ये देखिएगा ये पूरा मंदिर एक तरह से कहा जाए, यहाँ राजा नल आते थे और इस जगह आकर गुप्त हवन करते थे। यानी अपनी जीत के लिए या अपनी शुभता के लिए, आगे के अच्छे कार्यों के लिए जो हवन किया जाता था वो इसी स्थान पर होता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हवन होता होगा तो जाहिर है कि धुआं इसका आता होगा, तो उसके लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई गई। ये देखिए आप, इन खिड़कियों से पूरा जो हवन का धुआं होता था जिसकी वेव्स दूर तक पूरे किले में फैल जाया करती थी। तो कितना अलग रहा होगा सोच, क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ कि हवन से शांति मिलती है और उसका जिक्र भी इतिहास के पन्नों में दिखाई देता है। राजा नल का जब जिक्र होता है, राजा नल ही नहीं बल्कि जो भी हिंदू शासक यहाँ के रहे हैं वो सब भगवान को मानते रहे। भगवान गणेश की ये मूर्ति बताती है, ये प्राचीन काल की उसी दौर की है, 10वीं शताब्दी के आसपास की। लेकिन ऐसा अकेले भगवान गणेश नहीं है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि जिस स्थान पर कचहरी बाद में बनी वो दरअसल शिव का स्थान था और कहते हैं पूरा शिव का प्रांगण था, जब भगवान गणेश, पार्वती और ये जो स्थान जहाँ बीच में दिखाई दे रहा है, यहाँ एक बड़ा सा शिवलिंग रखा हुआ था जहाँ राजा नल और रानी दमयंती, बल्कि रानी दमयंती ही नहीं, अपने अलग अलग रानियों के साथ, कहते हैं 109 के लगभग रानियां हुई है, उन रानियों के साथ भी जिक्र किया करते थे, जिक्र है उसका। और नल यहाँ आकर पूजा पाठ किया करते थे। किले का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि जिसे देखकर लगता है कि हजारों लोग यहाँ रहा करते थे। इसी आधार पर यहाँ वैद हकीम के लिए हवेलियाँ, मदिरा का बाजार, बड़ा बाजार और मीना बाजार जैसे कई व्यापारियों के स्थान अब भी बने हुए हैं। तो किले की विरासत बहुत अलग है। कहते हैं कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ मीना बाजार लगता था और ये जो स्थान है जहाँ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ घोड़े आकर बंधा करते थे, घोड़ों की नीलामी होती थी, घोड़ों के लिए बाजार लगता था यहाँ। लेकिन जैसे ही आप इस तरफ जाएंगे तो ये पूरा बाजार मीना बाजार कहलाता था, जहाँ कई दुकानें लगा करती थी। आज भी उसकी बहुत चीज़ें दिखाई पड़ती है। ये देखिएगा आप कि यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं, ये दरअसल उस दौर की दुकानें हैं जिसे मीना बाजार के नाम से जाना जाता है। और कितना सुंदर ये बाजार रहा होगा, मतलब आने जाने वालों के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं थी। और उसके अलावा जैसे ही आप दोनों तरफ देखेंगे तो देखिए आप कि किस तरह इसको कितने सुंदर तरीके से इस बाजार को बनाया गया होगा। और जब बाजार लगता होगा तो कल्पना कीजिए कि कैसा होगा ये मीना बाजार। मीना बाजार का मतलब ये होता था कि हर तरह का सामान यहाँ मिल जाया करता था। बड़े बड़े व्यापारी आते थे, वो अपना व्यापार यहीं से किया करते थे। किले के आसपास कई बरगद के पेड़ इस स्थान की ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं। नल के अलावा यहाँ पर आल्हा उदल की 52 लड़ाइयों की जिक्र भी इतिहास में दर्ज है, बल्कि इसके कई प्रमाण आज भी मौजूद हैं। 30 किलोमीटर में लगभग ये किला फैला हुआ है। चलते चलते मैं भी थक चुका हूँ कि आखिर कितना चलें, किले का कोई छोर ही नहीं मिलता है। मैं किले के उस छोर पर आ गया हूँ जहाँ पर बाकी चीज़ें हैं, चाहे हम बावड़े की बात करें या चीज़ें। लेकिन आप देखिए जैसे इस तरफ पहुँचते हैं तो फिर ऐसा लगता है क्या कोई नया दूसरा किला आ गया। ये जो क्षेत्र है यहाँ आला उदल भी आए हैं, आला उदल का जिक्र भी यहाँ होता है। और ये देखिए पूरा उदल की ससुराल के बारे में भी ये कहा जाता है कि नरवर जो है वो उदल की ससुराल हुई है। यानी इतिहास के पन्नों को तो आप पलटेंगे, वो चीज़ें इतिहास में आपको नज़र आती है, लेकिन उसके अलावा ये पूरा क्षेत्र जब आप देखेंगे, यहाँ कहते हैं कि आला और उदल इस जगह रहा करते थे। ये अखाड़े का स्थान था जहाँ नीचे कुश्ती लड़ा करते थे आला उदल, और ऊपर बाकी लोग बैठा करते थे। यहाँ मिट्टी डली होती थी, इस मिट्टी में आला उदल अपने दांव लगाते थे। पुराने राजा महाराजाओं ने पानी के संरक्षण को गंभीरता से लिया है, जिसके अनेकों प्रमाण कुएं, बावड़ी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जिस भी किले में मैं पहुंचता हूं तो पानी के संग्रहण की व्यवस्था बड़ी अलग दिखती है, जिसे हम वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। आज के दौर में उन चीज़ों का जिक्र हो रहा है, लेकिन उन राजा महाराजाओं ने
बरसों पहले। अब ये 10वीं शताब्दी का किला है और इस पर किस तरह इस्तेमाल किया गया हुआ आप देखिए कि ये जो नाली आपको दिखाई देती है, इसे कहा जाए कि यहाँ से पानी जब आता होगा, जाहिर है वो पानी ऊपर से आएगा, ऊपर की छत से, यानी छत के ऊपर पूरा पानी भर जाता होगा और उस पानी को इसके जरिए यहाँ से नीचे आएगा और नीचे आते आते आप देखिए किस तरह यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा और फिर ये पानी यहाँ गिर जाएगा और जैसे ही यहाँ भरेगा तो खूबसूरती का ध्यान तो है ही, लेकिन पानी कैसे संरक्षित होगा तो वो इस तरफ इशारा करता है। लेकिन आज आप कई बड़े मकानों में चले जाएंगे, घरों में चले जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे बड़ी होटलों में जाएंगे तो पानी ऐसा रिश्ता रहता है, चलता रहता है, आपको मिल जाएगा। लेकिन ये कला कोई नई नहीं है, ये उस दौर की कला है। ये भी देखिए जब यहाँ से पानी नीचे आता होगा तो ये कितना खूबसूरत लगता होगा। यानी एक तरफ छिप महल में राजा महाराजा रानी रहा करती होंगी और दूसरी तरफ पानी का इस तरह आनंद भी लिया करते होंगे। धीरे धीरे हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर थी। इसी बीच राजा नल की कुलदेवी बसरा माता मंदिर का भी पता चला। इसके पीछे एक रहस्य है। कहते हैं राजा नल जुए में अपना राजपाट हार गए थे, जिसके बाद वो किला छोड़कर जाने लगे तो कुल देवी ने उन्हें रोका और पसर गई। जब से इन माता को पसरा वाली माता के नाम से जाना जाता है। जय पसरा देवी माता की। नलखेड़ा किले में जब हम आते हैं नरवर के किले में, तो नरवर की यात्रा अधूरी रह जाती है। कहते हैं कि राजा नल माँ पसरा देवी के आराध्य भक्त थे और माँ के दरबार में वो आया करते थे। मैं भी उसी दरबार में पहुंच गया हूँ। ये माँ नरवर की जो माता है, पसरा माता, उनका मंदिर है। कहते हैं यहाँ माता जी, देखिए आप, माता जी की बहुत अलग तस्वीरें यहाँ दिखाई देती है। बहुत अलग तरह की दुर्लभ प्रतिमा माता जी की यहाँ मौजूद है और इनका अपना एक इतिहास रहा है। किले की विशालता वैभव में और भी कई रहस्य भरे पड़े हैं, जिनमें एक राजा नल का खजाना भी है, जिसके कारण कई तांत्रिक और लालची लोग यहाँ आते रहते हैं। खंडर बता रहे हैं कि इमारत कितनी बुलंद रही होगी। धरोहर के जरिए मैं अलग अलग स्थानों पर पहुंचता हूं, जानता हूं, समझता हूं और आपको भी बताता हूं। लेकिन जब नरवर के किले को गंभीरता से समझा, देखा, तो ये मैं समझ पा रहा हूं कि शायद इतिहास के पन्नों में बहुत सारी बातों का जिक्र ही नहीं है। मकसद ये मेरा बताने का कि क्या किले को संवारा जा सकता है, क्या सरकार जिस पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है वो यहाँ आकर कुछ नया कर सकते हैं। राजस्थान के किले हमें संरक्षित दिखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है कि सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, या ये कहा जाए कि ध्यान देने की जरूरत है। पर ये मानकर चलिए कि यदि हमने इन स्थानों को समझ लिया, संवार लिया, तो पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा, हम अपनी धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रख पाएंगे। तो आज नरवर के किले की धरोहर में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए धरोहर में। मुझे और मेरे सहयोगी अश्विनी को दीजिए इजाजत। बने रहिएगा बंसल न्यूज पर। नमस्कार।